नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू आज में। तो टॉपिक चल रहा है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का बेस कैसे स्थापित हुआ, फाउंडेशन कैसे पड़ा, इसका तो मैं आपको बता चुका हूँ। दिल्ली सल्तनत के एक प्रमुख शासक का नाम भी बता चुका हूँ आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। एक बार देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा कौन कौन से शासक हैं दिल्ली सल्तनत में, जिनको पढ़ना हमें। इल्तुतमिश, इसके बाद पढ़ना है आपको बलबन। बलबन, और इधर अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों के बीच एक रजिया सुल्तान। पहले तो इतना पढ़िए आप, क्योंकि इसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे बाकी शासकों को। इससे पहले क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने नींव डाल दी थी। इसके बाद इल्तुतमिश ने मजबूत किया दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, अगर बात करें कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक रियल में संस्थापक कौन था, तो रियल में संस्थापक था इल्तुतमिश। इसने राजधानी क्या बनाई, तो दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी राजधानी क्या थी, लाहौर थी। इसकी मृत्यु भी लाहौर में हुई, दफन भी इसको लाहौर में किया गया। लेकिन इल्तुतमिश, इसने वास्तविक रूप से दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, फाउंडेशन रखा, और दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश, इसने विस्तारवादी नीति अपनाई, चारों डायरेक्शन में इसने अपनी सत्ता को मजबूत किया। तो बंगाल तक इसके अंडर में आ चुका था। गुजरात से लेके बंगाल तक का क्षेत्र इल्तुतमिश के अंडर में था। उस साइड से पंजाब की ओर जो क्षेत्र थे, अर्थात पंजाब से लेके दिल्ली तक आप बोलेंगे, इसके आगे बनारस और बंगाल बिहार, ये सारा इल्तुतमिश के अंडर में था। इल्तुतमिश ने खलीफा, इस्लाम जगत का एक पद है खलीफा, जो इस्लाम जगत है इसका सर्वोच्च लीडर, सर्वोच्च नेता, जो धार्मिक नेता होता है उसे बोला जाता है खलीफा। उस समय खलीफा का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था इस्लाम जगत में। देखिए इस्लाम में पैगंबर, अगर मैं बात करूं, पहला खुदा, खुदा के बाद पैगंबर, पैगंबर के बाद खलीफा, ये पद है। पहला तो खुदा है, ईश्वर है। इसके बाद जो खुदा था अपना एक प्रतिनिधि भेजता था, उसे बोलते थे पैगंबर। अंतिम पैगंबर, पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद थे। और खलीफा, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, पूरा इस्लामिक दुनिया का जितने भी देश हैं उस समय इस्लाम के अंडर में थे, आज भी थे। खलीफा एक महत्वपूर्ण पद माना जाता था। बिना इसके परमिशन के कोई भी जो राजनेता होता था या राजा शासक होता था, तो वह शासन व्यवस्था नहीं चला सकता था। किसी न किसी तरीके से जो राजा था वह खलीफा को खुश करना चाहता था, क्योंकि खलीफा एक पद ही नहीं था, बल्कि एक धर्म का आस्था का केंद्र था। अर्थात एक धर्म, आस्था, दोनों का सेंटर पॉइंट था। अगर शासक ही खलीफा को नहीं मानेगा, इसे मंसूर प्राप्त नहीं करेगा, तो लोग भी इसे नहीं मानेंगे, तो जनता भी मुखर हो जाएंगे किसके खिलाफ, शासन के खिलाफ, राजा के खिलाफ। तो खलीफा से मंसूर प्राप्त किया था इल्तुतमिश ने, अर्थात मंजूरी, कि हम दिल्ली सल्तनत चला रहे हैं, एक मंजूरी दे दीजिए, तो इसे बोला जाता था मंसूर। मंसूर प्राप्त करने वाला पहला शासक दिल्ली सल्तनत का क्या था, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने खलीफा से मंसूर प्राप्त किया। फिर इल्तुतमिश ने बहुत सारे प्रशासन, शासन, इकोनॉमिक्स व्यवस्था में सुधार किया। क्या क्या किया इल्तुतमिश, इसकी कुछ उपलब्धि पहले देख लेते हैं कि इल्तुतमिश की क्या उपलब्धि रही है। इसने इकोनॉमिक्स में क्या किया, इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थव्यवस्था में चांदी और तांबा। चांदी का चलाया इसने टका, और तांबे का जितल।
तो जितल और चांदी का टका। टका क्या है? चांदी का, ये रुपया है। इकोनॉमिक्स में इसने रुपया प्रारंभ किया। रुपया किस तरीके के रूप में था? तो चांदी का रुपया, जिसे टका बोला जाता था। आप इसे नोट करेंगे, चांदी का टका एक रुपया था, तो तांबे का जितल एक रुपया था। इस तरीके से इसने रुपया व्यवस्था की शुरुआत की। साथ में इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इक्ता प्रणाली, ये भी आपको पढ़ना है। इक्ता प्रणाली आगे मुगलों में चला मनसबदारी प्रणाली, और भारत में चलता था सामंतवादी प्रणाली। सामंतवाद, इधर मनसबदार। हिस्ट्री करना है आपको, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हिस्ट्री बार बार आपने आपको रिपीट करता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके शासन प्रशासन चलते रहते हैं। कुछ नया एकदम से नहीं अचानक से आता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रणाली पहले से थी। भारत में चल रहा था सामंतवादी प्रणाली, गुप्तों के समय ही शुरुआत हो गया था। नया शासन व्यवस्था आया था भारत के अंदर। तो इल्तुतमिश ने भारत के अंदर इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इक्ता क्या था? कि एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का शासन प्रशासन इक्तादार चलाया गया था। आप कोई मुस्लिम सरदार या मुस्लिम नायाब बोलिए, शासक समझिए, कि इसी के परिवार का होगा, इसके पुत्र पोते या फिर इसके रिलेटिव वो किसी क्षेत्र में शासन करेंगे तो इक्तादार कहलाएंगे, और वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? इक्ता कहलाएगा। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत कर दी। सामंतवादी प्रणाली भी यही थी। आगे अंग्रेज आए, मनसबदार प्रणाली, सॉरी, मुगल आए, उन्होंने मनसबदार प्रणाली प्रारंभ किया। तो मुगलों का मनसबदार है। भारतीय समाज में चल रहा था सामंतवादी प्रणाली, और इधर दिल्ली सल्तनत में आया इक्ता प्रणाली। जब तक दिल्ली सल्तनत रही, इक्ता प्रणाली चलते रहा। इसके आगे इसने चहलगानी प्रणाली शुरुआत किया था। चहलगानी, अब ये क्या है चहलगानी? तो चहलगानी एक सिस्टम व्यवस्था था, जिसमें 40 प्रमुख सरदार जो थे उनका एक ग्रुप तैयार किया इल्तुतमिश ने। जो इल्तुतमिश के वफादार थे। चहलगानी क्या बोलना है आपको? 40 लोगों का एक ग्रुप, 40 लोग हैं, इनका एक समूह। जो इल्तुतमिश के वफादार लोग थे, तो इसे बोला जाता था। कभी एग्जाम में फैक्ट ही पूछता है, और पीसीएस का कोई आधार तो रहता नहीं है, कहाँ से पेपर सेट करके कब कैसा क्वेश्चन पूछ दे। तो आपको बस टर्म याद करना है, हाईलाइट करते चलना है कि चहलगानी ये किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। चहलगानी था क्या? 40 लोगों का एक समूह जो वफादार थे इल्तुतमिश के। बाद में चहलगानी ही शासन प्रशासन देखते थे दिल्ली सल्तनत के अंदर। इसके अलावा तो आपने देख लिया कि चांदी की व्यवस्था, तांबे की व्यवस्था की, इकोनॉमिक्स में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया, और चहलगानी प्रणाली की शुरुआत की। और ये था कौन? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कभी पूछ लेता है कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या लगता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, प्लस गुलाम भी था। दामाद के साथ साथ गुलाम। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसी का दामाद भी था, प्लस दास भी था इल्तुतमिश। इसके आगे बढ़ के कभी कभी फैक्ट हम पूछता है कि पत्नी का क्या नाम था? शाह तुर्काना। शाह तुर्काना पत्नी का नाम था। रजिया की माँ का भी नाम था शाह तुर्काना। इल्तुतमिश शाह तुर्काना की पुत्री थी रजिया। रजिया सुल्तान। बस यही है इल्तुतमिश के बारे में। आगे बढ़ेंगे तो इल्तुतमिश अपने सारे पुत्रों को अयोग्य समझता था। उसकी जगह अपनी पुत्री जो रजिया थी, इसको आगे बढ़ाया और दिल्ली का भागडोर दिया। अर्थात दिल्ली किसके अंडर में आ गया? रजिया के अंदर में आया। रजिया पहली महिला शासिका है दिल्ली सल्तनत की, और अंतिम भी है। प्रथम मुस्लिम शासिका जो नाम लिखाता है भारत के अंदर, मुस्लिम शासिका, शासक में लिखेंगे आप महिला में, कौन थी? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान आई अपने सारे भाइयों से बढ़कर, इसमें काबिलियत था,
जनता भी समर्थन करती थी। बट जो इल्तुतमिश के सरदार थे, चहलगानी थे, यही समझिए चहलगानी इसका विरोध करते थे, और अंत में रजिया सुल्तान को पद से हटा दिया गया और इसकी हत्या भी कर दी। हत्या करने का कुछ कारण भी था कि लोग, जनता तो समर्थन कर रही है बट सरदार क्या है, विरोध कर रहे हैं। रजिया बिना पर्दे के दरबार में आ रही थी। आरोप लगाया जा रहा था कि इस्लाम धर्म को नहीं पालन कर रही है, ये शरिया कानून को पालन नहीं कर रही है, उलेमाओं के आदेश को नहीं मानती है, बिना पर्दे के आती है दरबार में। शाही अस्तबल का, जो शाही अस्तबल था, अस्तबल क्या, घुड़सवार जो घोड़े उड़े रखते हैं, पूरा एक जगह घोड़े रहते हैं, अस्तबल। तो जहां घोड़े रहते थे उसे शाही अस्तबल बोला जाता था। उसका एक प्रमुख बना दिया एक विदेशी नागरिक को, उसका नाम था याकूत, इथोपिया का नागरिक था। इसे रजिया ने शाही अस्तबल का प्रमुख बना दिया, याकूत को। बाद में इन्हीं सरदारों ने याकूत की भी हत्या कर दी, और यही सरदार हैं कि रजिया सुल्तान की भी हत्या कर दी। तो रजिया सुल्तान भी ज्यादा समय तक नहीं रही, लेकिन इतिहास में नाम कमाई कि पहली मुस्लिम शासिका थी, और अंतिम भी दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद आते हैं बलबन। मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट ही पढ़ाऊंगा, बाकी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा इसमें आ जाता है फैक्ट, कितना याद रखेंगे आप। ऊपर से फिर शासन प्रशासन में तुर्की फारसी शब्दों का इस्तेमाल होता है, जो और टफ होता है। बलबन नाम लग रहा है हिंदू, लेकिन है, ये मुस्लिम शासक है बलबन। बहुत ही खतरनाक शासक दिल्ली सल्तनत का। बलबन, इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, रक्त और लौह की नीति। अर्थात जितने भी इसके दुश्मन थे, ये इसका विरोध करने वाले थे, सबका दमन किया, किसी को भी इसने बख्शा नहीं। चहलगानियों को समाप्त किया। जो चहलगानी 40 सरदार थे, उनका दमन कर दिया। अब दिल्ली सल्तनत तो नया नया था, सारे सरदार भोग विलास में डूबे थे, बड़े बड़े जागीर थे उनके पास, संपत्ति अर्जित करना चाहते थे, एकता लेना चाहते थे। एक तरीके की अनस्टेबिलिटी थी। अभी अभी स्थापना में समय चाहिए था, मजबूत एक शासन प्रशासन के लिए टाइम चाहिए रहता है। तो ऐसे में चहलगानी 40 सरदार प्रमुख हो गए थे, इनका दमन करना प्रमुख था। तो बलबन ने दमन किया, 40 सरदारों को किसी न किसी तरीके से हत्या करवा दी। रक्त और लौह की नीति अपनाया। इसके अलावा दरबार के इसने कड़े नियम बनाए। किस तरीके के दरबार के कड़े नियम बनाए? तो दरबार में इसने नियम लाया, सिजदा और पाबोस जैसा नियम। सिजदा और पाबोस, सिजदा पाबोस क्या है कि बलबन जो शासक है, उसका पांव चूमना, पांव चूमना। अर्थात जो भी सरदार हैं, राज दरबारी हैं, वो पैर में गिरेंगे बलबन के। ये नियम मानना होता था पूरा दरबारियों को। तो सिजदा पाबोस जैसे नियम लाए, दरबार में नियम चलाए, कड़े नियम थे। इसके बाद इसने नौरोज पर्व स्टार्ट किया। नौरोज फारसी पर्व था, बड़े शान से बनाता था, बहुत पैसा खर्च करके ये अपना संपत्ति दिखाता था और ताकत। तो एक नया धर्म स्टार्ट किया, नौरोज। इसके अलावा इसने ईश्वर प्रतिनिधि सिद्धांत, ईश्वर का प्रतिनिधि सिद्धांत, इसको अंडरलाइन करेंगे। भगवान का प्रतिनिधि या ईश्वर का प्रतिनिधि या खुदा का प्रतिनिधि, जो समझिए कि ईश्वर ने राजा को भेजा है शासन करने के लिए। राजा अपने आप नहीं आया है, राजा को भेजा गया ईश्वर के द्वारा। वह ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। राजा की अवहेलना करना, अनादर करना, ईश्वर खुदा का अनादर करना है। ऐसा ये बार बार अपने पुत्र को, अपने सगे संबंधी को, दरबारियों को बताते रहता था। तो ईश्वर का प्रतिनिधित्व जैसा सिद्धांत यही लेके आया है बलबन, और दिल्ली दरबार में सबको एक धर्म से जोड़ दिया। अर्थात शासन प्रशासन को धर्म के साथ इसने जोड़ दिया।
बलवन, इसने एक नया विभाग स्टार्ट किया था। विभाग, कौन सा विभाग था? उस विभाग का नाम है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज, इसको ब्रैकेट में करेंगे आप। दीवान ए अर्ज ये क्या था? सैन्य विभाग था। अभी तो विभाग भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। सेना, सेना का प्रमुख दीवान अर्थात सैन्य विभाग था, सेना का प्रमुख नहीं तो बोलेंगे दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की। बलबन के समय अटैक हुआ मंगोलों का। मंगोलों का अटैक हुआ। इस अटैक में बलबन के पुत्र की हत्या हो गई और बलबन इससे बड़ा दुखी था। रात भर अपने पुत्र के विलाप में रोता था, लेकिन जब भी दरबार में आता था उसी तरीके से कठोर रहता था। लेकिन इतिहासकार बोलते हैं कि अपने पुत्र के लिए ये रात में विलाप करता था और शासन प्रशासन कठोर रूप से चलाता था। तो मंगोल अटैक लगातार चले हैं दिल्ली सल्तनत पे। इसका अलग से पढ़ना है आपको मंगोलों के बारे में। विदेशी आक्रमणकारी थे और ये धीरे धीरे भारतीय होते जा रहे हैं अर्थात भारतीय समाज में ढलते जा रहे हैं। तो मंगोलों से युद्ध हो रहा है इनका, दिल्ली सल्तनत के शासकों का। इल्तुतमिश हो, बलबन हो, आगे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों पे लगातार जो मंगोलों का अटैक हुआ। इसका मतलब ये था ये बचाव कर रहे थे, कहीं ना कहीं भारत के अंदर धर रहे थे और अपना साम्राज्य को सुरक्षित रख रहे थे। तो बलबन के बारे में इतना फैक्ट है। बलबन अपने रणनीति के लिए फेमस था, विशेष रूप से ये भी याद रखिएगा। इतने बड़े पद पे अगर आसीन था तो इसकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए कुख्यात था। नई नई स्ट्रेटजी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। देखिए खिलजी वंश का संस्थापक तो नहीं है, जलालुद्दीन खिलजी था खिलजी वंश का संस्थापक। उसका ये भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन इसने उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक किया था। ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी में शासक बना, अर्थात दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसने उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। दक्षिण भारतीय राज्यों पे अटैक किया, उसको अपने अंडर में लाया, टैक्स देने के लिए बाध्य किया भारतीय राजाओं को। तो ऑल ओवरऑल इसने पूरा भारत को जीता था अलाउद्दीन खिलजी। विजयी अभियान अलाउद्दीन खिलजी का चारों दिशाओं में था। पहले इसका विजय अभियान देख लीजिए। गुजरात, गुजरात, चित्तौड़, मालवा, मेवाड़। दक्षिण में कभी कभी पूछता है। दक्षिण में एक साइड है, महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में देवगिरी के यादव, देवगिरी के यादव। वारंगल, वारंगल के काकतीय। इसी के नीचे वारंगल के नीचे कर्नाटक में है द्वार समुद्र के होल्सा है। द्वार समुद्र के होल्सा है। मुंदेर दक्षिण भारत में बोलेंगे तमिलनाडु में, तो मुंदेर के पांड्य राज। सब जगह अटैक कर रहा है, टैक्स वसूल कर रहा है, खजाने को लूट रहा है। कहाँ कहाँ किया? तो दक्षिण भारत, ये उत्तर भारत, इसको आप बोलेंगे उत्तर भारत, और ये दक्षिण में। तो गुजरात, चित्तौड़, मालवा, मेवाड़ पे अटैक करके विजय प्राप्त किया। इधर दक्षिण में महाराष्ट्र के देवगिरी के यादव इस पे अटैक किया। वारंगल के काकतीय शासक कहाँ है? तेलंगाना, तेलंगाना। मुंदेर कहाँ? ये तमिलनाडु।
और कर्नाटक द्वार समुद्र के होल्स आए। तो इतना विस्तार किया। इसके लिए विजयी अभियान किसने किया था? अलाउद्दीन का सेनापति था। दक्षिण भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था पहुंचा था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर। उसका नाम पूछता है, मलिक काफूर। ये सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसने दक्षिण को विजय किया था। तो इनको अपने राज में तो नहीं मिलाया, लेकिन टैक्स वसूल करता था, इनके खजाने को लूटा। सोचिए, उस समय घोड़े से चढ़ के, ट्रेन थी नहीं, हवाई जहाज थे नहीं, तो घोड़े से, रथों से दक्षिण भारत में कहाँ पहुंच जा रहे हैं? तो रामेश्वरम द्वीप तक पहुंच रहे हैं। अटैक हो रहा है, कर्नाटक तक अटैक हो रहा है। कितनी विशाल सेना होगी अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसके लिए इसने क्या किया था? सेना विभाग को मजबूत किया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? सैन्य सुधार किया, फिर से एक बार सेना को मजबूत किया। इसने सेना में जो सैनिक थे उनको नियमित वेतन देने लगा। वेतन रेगुलर देने लगा, पर महीने वेतन देने लगा। सैनिकों का जो भी हुलिया था, विवरण था, डिटेल तैयार किया। क्योंकि एक विजयी अभियान चाहिए, एक मजबूत सेना चाहिए। तो सैनिकों का पूरा विवरण तैयार किया, डाटा तैयार किया, घोड़ों की व्यवस्था की, घोड़े को दागने की व्यवस्था, एक आइडेंटिफिकेशन। तो ये सब किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। वेतन में क्या लिखना है करेंगे आप? नियमित वेतन। कि नियमित रेगुलर वेतन दे रहा है। सैनिकों का विवरण तैयार किया, घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की, अर्थात एक चिन्ह देना। इसके साथ बहुत ही महत्वाकांक्षी था ये। तो क्या बहुत ही महत्वाकांक्षी था, बिल्कुल नया धर्म स्थापित करना चाहता था। हजरत पैगंबर से भी आगे निकलना चाहता था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने समझाया तो इसने ड्रॉप कर दिया अपना प्लान। तो नया धर्म की भी ये इच्छा रखता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। लिखना है आपको, खिलजी। कि पैगंबर से आगे निकल जाएंगे सब लोग, मुझे मारेंगे, मैं ही प्रमुख रहूंगा, इस तरीके की महत्वाकांक्षा थी। इसने बाजार पे नियंत्रण किया। बाजार नियंत्रण क्या है? देखिए, आज जीएसटी चल रहा है भारत के अंदर। जीएसटी क्या है? कि दिल्ली में जो प्राइस होंगे किसी वस्तु का, वो सारे जगह ऑल इंडिया में सेम रेट होंगे। तो जीएसटी का दर वर्तमान में कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी से ही प्रभावित है। बाजार नियंत्रण किया। जो दिल्ली में प्राइस होते थे किसी भी सामान की, वो सभी इसके प्रांतों में होते थे। इसके पास 12 प्रांत थे अलाउद्दीन खिलजी के। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके 12 प्रांत थे। 12 प्रांत में जो भी वस्तु का दर रहेगा, क्या लिखेंगे? दर, वस्तु का दर, अर्थात टैक्स कर लीजिए ब्रैकेट में, वो एक जैसे रहेंगे, कोई अंतर नहीं रहेगा। तो बाजार नियंत्रण इसे बोला जाता है। सैनिकों के लिए अलग से व्यवस्था किया, जो कैंटीन व्यवस्था चल रही है, कि सैनिकों को किसी भी तरीके का कोई कष्ट ना हो। कपड़े, खाना, सामान जो भी चाहिए, तो बाजार दिल्ली में लगते थे इसके लिए। यही व्यवस्था बाद में कैंटीन व्यवस्था के रूप में आज चल रही है। तो कैंटीन व्यवस्था दिल्ली में इसने रख दिया था। नया धर्म स्थापित करना चाहता था। और क्या किया इसने? अमीरों पे नियंत्रण स्टार्ट किया। जो अमीर थे, शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्र, दोनों जगह, शहर के या गांव के, अमीर हमेशा खतरा उत्पन्न करते थे दिल्ली सल्तनत में। ये सरदार थे, इनके पास बहुत पैसा था और राजनीतिक पकड़ भी थी। तो अमीरों पे नियंत्रण करना चाहता था। तो शहरी अमीर हो या गांव में रहने वाले अमीर हो, सब पे नियंत्रण किया। अमीरों के घर में होने वाली कोई भी शादी, फंक्शन, एक अमीर का दूसरे अमीर से मिलना, मेल मिलाप से लेके सारा चीज के लिए एक जासूस लगा दिया इसने। जासूस, बरीद को नियुक्त कर दिया। जासूस को क्या बोला जाता है? बोलेंगे बरीद। बरीद की नियुक्ति कर दी। जो डायरेक्टली, ये जासूस अर्थात बरीद सीधा सुल्तान को रिपोर्टिंग करता था।
तो अमीरों के घर में क्या चल रहा है, किस तरीके का फंक्शन कर रहे हैं, बिना परमिशन के ये वैवाहिक संबंध तक स्थापित नहीं कर सकते थे। अब हर काम अमीर बिना सुल्तान के परमिशन के नहीं कर सकते थे, तो सीधा कंट्रोल में आ गए। रिजल्ट है, बगावत रुक गया, विद्रोह रुक गए, शांति व्यवस्था बनी रही। तो बरीद क्या है, इसको लिखेंगे आप, जो जासूस है इसे बोला जाता था बरीद। रिपोर्टिंग किसको कर रहा है, सीधा सुल्तान को। इसने सिरी का किला बनाया, इसकी राजधानी पूछता है। सिरी का किला कहाँ पे है, दिल्ली में है। दिल्ली में है सिरी का किला। जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार दिल्ली है, कुतुब मीनार के पास ही है सिरी का किला। जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी, उसकी महत्वाकांक्षा थी, वो चाहता था मैं कुतुब मीनार से भी 2 गुना ऊंची इमारत का निर्माण करूं, इससे भी डबल 2 गुना ऊंची इमारत का निर्माण करना चाहता था, तो कर नहीं पाया। लेकिन सीरी का किला बनाया। सीरी का किला ही इसकी राजधानी थी। अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी क्या थी, तो दिल्ली में जो सीरी का किला है, इसका निर्माण किया था और यहीं से शासन प्रशासन चलाता था। इसके अलावा पूछता है फैक्ट में, किसने शराब, भांग, इन पे नियंत्रण किया था, इसे बंद कर दिया। ऐसा कौन सा शासक है दिल्ली सल्तनत का जिसने शराब हो कि शराब का कंजप्शन करना बंद कर दिए, भांग पीना बंद कर दिया, करवा दिया गया फोर्सफुल्ली, अलाउद्दीन खिलजी का। शराब जो आज बंद है बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में, एक्चुअली में दिल्ली सल्तनत के समय से स्टार्ट हो चुका था ये अलाउद्दीन खिलजी का। तो देख रहे हैं, जीएसटी वाला व्यवस्था हो, कैंटीन वाला व्यवस्था हो, या शराबबंदी वाला व्यवस्था, कहीं ना कहीं इतिहास में जुड़े हुए हैं बैकग्राउंड। तो अचानक से तो नहीं आते हैं, पहले एक बेस तैयार हो जाता है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके करंट में लागू किया जाता है। आधुनिक आवश्यकता के अनुसार जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है तो उसकी आवश्यकता ही बढ़ती रहती है। अब जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है तो आवश्यकता के हिसाब से ही कानून बनने लग जाते हैं। तो ये है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अपने चाचा की हत्या करवाया था धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके चाचा का नाम था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज खिलजी इसी का क्या था, भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपने चाचा की हत्या करवाई थी धोखे से, और खुद सत्ता पे काबिज हो गया। मल्लिक काफूर, आप समझ गए, मल्लिक काफूर इसके लिए आक्रमण स्टार्ट किया, दक्षिण भारत पे सभी शासकों से टैक्स वसूल किया, और बाद में मल्लिक काफूर ही, इसके बाद जैसे ही मरा अलाउद्दीन खिलजी तो मल्लिक काफूर सर्वे सर्वा हो गया। दिल्ली सल्तनत का बागडोर इसके हाथ में कुछ समय के लिए आ गया था। तो आपको पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, और फारसी वर्ड्स भी आएंगे, शब्द भी आएंगे, उसको याद करना है, हमेशा एग्जाम में छूट जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत, इसमें जो शासक पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट करिए। ऐबक के बाद बढ़ेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद आगे बढ़ेंगे, आप आएंगे सीधा रजिया के बारे में थोड़ा सा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान से आगे आएंगे आप बलबन के बारे में। बलबन से आगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी से आगे बढ़ेंगे, आप आ जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक का। बिन तुगलक याद रखें, इसके मोहम्मद लगता है, मोहम्मद बिन तुगलक। और फिर फिरोज शाह तुगलक, फिरोज तुगलक। यही है दिल्ली सल्तनत के शासक इंपॉर्टेंट। इसके आगे जो बच जाएगा थोड़ा सा, तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ना होता है। फिलहाल ओवरऑल इनका एक परिचय कि कैसे थे, शासन प्रशासन कैसे चला रहे थे। तो नया नया था, थोड़ा सा और देख लीजिए, नया नया था दिल्ली सल्तनत, भारत के अंदर शासन व्यवस्था नहीं थी। तो पहले तो ये दोनों शासक ने स्टेब्लिशमेंट दिया, स्थिरता प्रदान की, जिसमें सबसे प्रमुख ये था। और अभी तक कहाँ थे, तो बोलेंगे उत्तर भारत तक थे, दक्षिण भारत तो अभी इनका लेना ही देना नहीं था।
विंध्याचल पर्वत जो है, विंध्याचल पर्वत, इसको अभी क्रॉस नहीं कर रहे हैं ये। सतपुड़ा पर्वत, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। दक्षिण भारत के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है इनके पास। सिर्फ पता है मैप के जरिए अल-बरूनी का और मार्को पोलो जैसे विद्वानों के जरिए पता था, लेकिन कुछ विशेष जानकारी दक्षिण भारत के बारे में नहीं है। ऊपर से पर्वत पठार क्षेत्र दक्षिण भारत, कम्युनिकेशन नहीं था, मतलब संचार व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो दक्षिण भारत कैसे पहुंचते? तो यहाँ तक दक्षिण भारत कोई नहीं पहुंच पा रहा है इन चारों में, ये पहुंच रहा है अलाउद्दीन खिलजी। तो दक्षिण की ओर भी एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, बस ऐसे ही पढ़ना है आपको दिल्ली सल्तनत। ये इतिहास ऐसे ही पढ़ा जाता है, समझा जाता है थोड़ा सा शासकों के बारे में। बस आज के लिए इतना ही है। बने रहिए टू डू वॉइस में। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।